तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थिएटर में रिलीज हुई नई मूवी द बकिंगम मर्डर्स। इस मूवी में लीड रोल में हम करीना कपूर को देखते हैं, पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये मूवी प्योर डिटेक्टिव जॉनर का है। आप लोग लास्ट तक गेस ही नहीं कर पाओगे कि इन सब के पीछे कौन है। मूवी के शुरुआत में हमको एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ पर हम जसप्रीत को देखते हैं। उसके बेटे को एक साइको किलर ने शूट कर दिया। ये कोई इंटेंशनली शूट आउट नहीं था। वो साइको किलर दूसरों को खुश होते हुए नहीं देख सकता। वो एक पब में जाता है, एक गन निकालता है और रैंडमली लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसमें से इसका बेटा भी होता है। तो इस आदमी ने कोर्ट रूम में सब कुछ कन्फेस किया और इसको जेल में डाल दिया जाता है। पर जसप्रीत उस दिन रात की सिनारियो को भूल नहीं सकती। वो प्रोफेशनली एक कॉप होती है, फिर भी वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाती। उसको अंदर ही अंदर मानो ये सब कुछ खाया जा रहा था। बुलेट लगे हुए, खून से लथपथ वो टी शर्ट उसने अभी तक संभाल के रखे हैं। वो चाहती है इस शहर को छोड़ के कहीं दूर चली जाए, तो वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी करता है और वो अप्रूव भी हो जाता है। हस्बैंड के साथ पास्ट रिलेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए वो अपने बच्चे के साथ सेपरेट रहती थी, पर आज उसका बच्चा ही नहीं रहा। जब उसकी दूसरी जगह पोस्टिंग होती है, वो गाड़ी लेके निकल जाती है। उसके पापा ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, वो भी कॉप होता है, पर उसने एक बात भी नहीं सुना। उसने बोला मुझे जगह चेंज करना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा संभालने के लिए। फिर हम देखते हैं वो उसकी दूसरी जगह पोस्टिंग होती है और वो गाड़ी लेके निकल जाती है। और उस लोकेलिटी में हम टीवी चैनल में देखते रहते हैं सरकार कोशिश कर रहे हैं नशा मुक्त शहर बनाने के लिए, पर बच्चे बहुत नशे की तरफ झुक रहे हैं। वो लोग नशा करने के लिए अलग अलग चीजों के यूज कर रहे हैं, इसी के साथ पाउडर वगैरह तो वो लोग ले ही रहे हैं। तो पेरेंट्स, बच्चे, सारे लोग घबराए हुए हैं। सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो लोग रास्ते में बैठ के आंदोलन भी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जैस अपने ऑफिस में पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने बॉस को रिपोर्ट करती है। पहले तो उसका बॉस उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं नया पोस्टिंग के लिए, इसी के साथ उसे एक केस भी सौंप देते हैं, जसप्रीत कौली मिसिंग केस। पर कोई बच्चे की मिसिंग केस सुन के जसप्रीत बोलती है कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं हो सकती। और उसका बॉस बोलता है ये तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है जसप्रीत, हम तुमको इस केस में डाल रहे हैं तुम्हारे पुराने तजुर्बे को देखते हुए। हमें पता है कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ, पर कोई फैमिली के साथ आगे ये ना हो ये देखना भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर ऑल यू आर ए ऑफिसर। जसप्रीत के ना चाहते हुए भी केस में उसे डाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जसप्रीत कौली फैमिली के घर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी इनका सीनियर डीआई हार्डी इन लोगों के लिए वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कौली का बच्चा जसप्रीत कौली, जो कि स्कूल से लौट रहा होता है, अचानक बस से उतर जाता है, फिर वो घर नहीं लौटता। फिर ये लोग पूछताछ शुरू करते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा था, वो कोई भी गलत काम नहीं करता, अचानक से वो गायब हो गया, बस से उतर गया। फिर फैमिली हिस्ट्री के बारे में जसप्रीत पता चलता है कि इशप्रीत अडॉप्टेड होता है। इंडिया से उसके पापा उसको अडॉप्ट करके यूके लाए थे। इसी के साथ ये भी पता चलता है कि दिलजीत कौली का भाई भी इधर रहता है, पर इन लोगों के साथ रिश्ता उनका उतना अच्छा नहीं है, मानो खराबी है। बिजनेस में उसके भाई ने उसको धोखा दिया है। जहाँ पर ये भी पूछते हैं कि उसके साथ घर में किसी का झगड़ा हुआ था या हम दोनों के बीच कोई आपसी झगड़े जिससे बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ा है। दिलजीत बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी घर पे नहीं हुआ था, सब कुछ घर में बिल्कुल सही है। पर उसके माँ बोलती है नहीं, ऐसा हुआ था। जब से उसके मामा ने उसे चाटा मारा है तब से वो थोड़ा अपसेट रहने लगा था। तब जब पूछती है कि असलियत में क्या हुआ था, असलियत में सिगरेट पीते हुए इशप्रीत को उसके मामा ने देख लिया था। तब उसका चाटा ही सिर्फ नहीं मारा, इंस्टा खड़ा हुआ हार्दिक, जो कि दिलजीत का ही छोटा भाई है, वो बोलता है कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग इन सारे बातों को अब क्यों बोल रहे हो, भांजे को मिसिंग हुए बहुत टाइम हो चुका है, आप लोग उनको ढूंढिए। पर जैस बोलता है ये एक प्रोसीजर है जो हमको करना पड़ेगा। उधर से सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो लोग हेडक्वार्टर पहुंचते हैं एंड बस के अंदर सीसीटीवी वीडियो को वो लोग प्ले करते हैं। विदेश के बस पे सीसीटीवी होते हैं, ये तुम स्कूल बस मान लो या तुम पब्लिक बस मान लो। बस के वीडियो चेक करते टाइम ये पता चला कि इशप्रीत रई पार्क के उधर उतर चुका है। फिर पुलिस की पूरी टीम उधर जाती है एंड इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, मतलब खोजबीन पूरी रात लोग कोशिश करते हैं सबूत ढूंढने के लिए। पानी में भी स्कूबा डाइव लगाया जाता है, पर कोई भी सबूत हाथ नहीं आता। पर मानो डीआई हार्डी को कुछ दिखता है, पर वो किसी को नहीं बुलाता। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं डीआई हार्डी बोलते हैं तुम लोग टीम थक चुके होंगे, और वो अपने एक फेवरेट ऑफिसर को अपने साथ लेके चला जाता है, जो कि उसको भाई की तरह मानता है। वो जैस को भी घर भेज देता है, ये बोलते हुए कि पहला कॉल
मैं तुम्हें ही करूंगा अगर मेरी कोई लीड हाथ में आई। फिर अगले दिन सुबह इनके हाथ लगता है इशप्रीत की बॉडी, जो कि देखने में लग रहा था कि पानी में डूब के मरा है, पर वो एक गाड़ी के पहले सीट में था। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। फिर पोस्टमार्टम वगैरह होता है पता चलता और गला घोटने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। इशप्रीत के माँ बाप फूट फूट के रोने लगते हैं और मानो जशप्रीत को अपने बेटे का विजन इशप्रीत के अंदर दिख रहा होता है। वो भी अंदर से झंझोड़ चुकी थी। इशप्रीत के क्लासमेट से पता चलता है कि पियानो सीखने के लिए हर रोज स्कूल से बाहर जाया करता है और कुछ टाइम से वो गया नहीं। और दूसरी जगह हमको ये भी पता चलता है मिस्टर कॉली और मिसेस कॉली के बीच दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दिलजीत कॉली बाहर एक लड़की के साथ अफेयर में थे। वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की इशप्रीत को ही पियानो सिखाती थी। दिलजीत चाहता था कि उसका लड़का उसके गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से घुल मिल जाए और दिलजीत ये भी चाहता था कि वो मिसेस कॉली से डिवोर्स ले ले। मिसेस कॉली हमेशा डरी सहमी रहती है। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और मिस्टर कॉली भी। माँ बाप में तो बच्चे के लिए बहुत प्यार था और इंटरोगेशन में ये जशप्रीत को भी पता चल चुका था, पर प्रोसीजर के लिए इन दोनों के बारे में पूछना पड़ता है कि जिस दिन इशप्रीत मरा था उस दिन ये दोनों कहाँ थे। दोनों ही अपना जस्टिफिकेशन दे देते हैं और वो सही भी बैठता है। फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है। जिस गाड़ी में इशप्रीत का बॉडी मिला था वो गाड़ी और किसी के नहीं, दिलजीत के भाई का होता है, जो कि उसका बेटा चलाता है। वो नशे के सारे सामग्री लेता था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है वो दोनों उस दिन उधर गए थे। फिर उनको कस्टडी में लिया जाता है। साकिब टोटली डिनाई कर देता है। फिर जब उसे गाड़ी दिखाया जाता है, फोटो दिखाया जाता है, वो बोलता है क्या खुली पार्क में कोई जाके घूम नहीं सकता। और बाहर के देशों में मुजरिमों को भी या सस्पेक्टों को भी खुद का लॉयर मिलता है, जो कि ऑब्वियसली स्टेट ही प्रोवाइड करता है। और शाकिब का इंटरव्यू कर रहा होता है डीआई हार्डी। मानो उससे कुछ पर्सनल दुश्मनी था उसका। हर एक केस में घुमा फिरा के वो उसका ही दोष निकल रहा था, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि उसने कैसे मर्डर किया, क्या कुछ किया। फिर भी हार्डी हर एक टाइम उसे ही पॉइंट आउट कर रहा था। जब कुछ प्रूफ नहीं होता, लॉयर तब बोलता है इसका मोटिव क्या है, तुम मोटिव पहले ढूंढ के लाओ, फिर इसको सस्पेक्ट बोलना। फिर भी हम देखते हैं कि उसको पुलिस के कस्टडी में रखा जाता है। साकिब के फैमिली वाले, जो कि दिलजीत के भाई होते हैं, वो आते हैं अपने बच्चों के बीच में सुलह करवाने और ये बोलने के लिए कि मेरे बच्चों ने कभी भी तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं चाहा। भले ही हमारे बिजनेस में कुछ अनबन रही होगी, पर मेरा साकिब तुम्हारे लड़के इशप्रीत को कभी मार नहीं सकता। पर दिलजीत के सर में मानो खून सवार था, क्योंकि सारे एविडेंस साकिब के खिलाफ ही थे और बिजनेस में भी इसने उसको धोखा दिया था। तो गुरुद्वारे के सामने ही दोनों भाइयों के बीच हाथापाई हो जाता है। कुछ टाइम बाद फैमिली हिस्ट्री ढूंढते ढूंढते इशप्रीत के नाम का $2 मिलियन का इंश्योरेंस का पेपर मिल जाता है जसप्रीत को। फैमिली के सारे लोग ही सस्पेक्ट है। इशप्रीत के मामा के बारे में भी खोज लेने में ये पता चलता है कि उसके मामा पहले ऐसे नशीले पदार्थ का बिजनेस किया करता था। तो सस्पेक्ट के लिस्ट में इसकी पूरी फैमिली आ जाती है। फिर जसप्रीत जेल में जाता है साकिब से बात करने के लिए और असलियत में उस दिन क्या हुआ था पूछने के लिए। और वो बोलता है तुम डिटेक्टिव हो, तुम खुद पता लगा लो। जसप्रीत जब बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप किस हालत में है, तब मानो वो बोलता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ उधर बैठ के थोड़ा नशा कर रहा होता हूँ। मैं देखता हूँ कि उधर इशप्रीत आता है और बोलता है कि मेरे पास एक पैकेट है, तुम लोग खरीदोगे। मेरा दोस्त खरीदता है, पर उसमें $30 कम था। वो पैसे लिए बिना पैकेट नहीं बेचता। मैं उसे बोलता हूँ तुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो उधर से भाग जा, पर वो बोलता है पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तुम्हारे माँ को भी मैं बोल दूंगा तुम लोग इधर क्या कुछ कर रहे हो। भले वो ये सब कुछ कर रहा। ये बात सुनने के तुरंत बाद मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो मैं उसका सर पकड़ के नदी में डुबा देता हूँ और वो बहुत पानी पी जाता है और मानो वो हाफ रहा था और उसे मैं वार्निंग दे के छोड़ देता हूँ। वो खुद भी नशे के सामान बेच रहा था, जो कि उसके मामा ने उसे दिया था। वो उम्र में मुझसे छोटा है, इसलिए मैंने उसे उधर ही छोड़ दिया, उसे ज्यादा मारा नहीं। फिर वो हाफते हाफते उधर से चला गया। मैं मेरे जिस दोस्त के साथ गया था उसके साथ मेरे संबंध है। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। हम दोनों इंटीमेट हुए थे और नदी में नहा रहे थे। कुछ टाइम बाद मेरे पैरों में कुछ टकराता है और मैं जब नीचे डुबकी लगाता हूँ मैं देखता हूँ कि वो इशप्रीत की बॉडी है। मैं बहुत ही घबरा चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि इसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर वो नहीं माना। वो बोलता है अगर मेरे घर में किसी को पता चलेगा वो मुझे मार देंगे। मेरे पास पापा की कार थी, पर चाबी पानी में ही खो गया था, तो मैंने उसे गाड़ी में बिठा दिया और खुद उधर से भाग गया। दूसरी जगह में हार्दिक को देखते हैं, जो कि उसके भाभी मतलब मिसेस कॉली से अट्रैक्टेड था, पर उसकी भाभी उसे भाव नहीं देती और हमेशा घर से दूर भगा देती है। दूसरी जगह पुलिस को ये भी एविडेंस मिल चुका था कि पियानो टीचर के साथ मिस्टर कॉली मतलब दिलजीत का अफेयर चल रहा होता है, जिसके पास ही इशप्रीत पियानो सीखने
लेने के लिए जाता था, तो शक तो उनके ऊपर भी बैठता है। जसप्रीत ने उनका भी इंटरोगेशन किया पर खास कुछ पता नहीं चला। वो सिर्फ यही बताती थी कि मैरिज में दिलजीत खुश नहीं था, वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ वो रहे, वो मेरे साथ खुश है। फिर दिलजीत को जब इंटरोगेशन करा जाता है, $2 मिलियन इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है, वो रोते हुए बोलता है कि मैं मेरे बेटे के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता। पर जसप्रीत बोलता है तुम्हारे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है और $2 मिलियन से तुम्हारा ये बिजनेस 2 बार खड़ा हो सकता है, कोई भी ललचा सकता है, और तुम्हारा ये बच्चा सगा थोड़ी ना था, ये तो तुमने अडॉप्ट किया था। पर इस बात को मानने के लिए दिलजीत बिल्कुल डिनाई कर देता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि उसके भाभी को मॉलेस्ट करने के लिए हार्दिक जाता है और उधर राइट टाइम पे पहुंच जाता है दिलजीत और उसके भाई को वो एक बर्तन से पीट के मार देता है। फिर पुलिस स्टेशन में इन दोनों को बुलाया जाता है और मिसेस कॉली से पूछा जाता है कि आपके पति आपके साथ कभी वायलेंस हुए हैं? वो बोलते हैं बहुत बार हुआ है, और बिजनेस जब से खराब हुआ और जब से इनकी माँ मरी है तब से वो ज्यादा होने लगे, और ये उनका सगा छोटा भाई नहीं है, इनका पिंड का ही लड़का है। जब मैं 6 साल का था तब से हमारे साथ है, मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया, पर हद तक जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। और दूसरी जगह हम देखते हैं डीआई हार्डी शाकिब के दोस्त को घर से उठा के ले आते हैं, जंगल में लाने के बाद इंटरोगेशन करते हैं कि तू सच सच सब कुछ बताएगा कि शाकिब ने ये सब कुछ किया है। फिर हम देखते हैं उधर जसप्रीत आ जाती है पूरी पुलिस फोर्स के साथ। उसे जब पता चलता है तब हमको पता चलता है कि डीआई हार्डी की बहन भी नशे की एडिक्ट हो चुके हैं, जिसको माल सप्लाई शाकिब किया करता था। इसलिए पहले दिन से जब उसे मौका मिला वो उसको चाहता था फंसवाना। जब ये सारा चीज सामने आ चुका है और वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। पर वो भी कातिल नहीं था, कोई ना कोई तो लीड छूट रहा था। इशप्रीत की जब बॉडी मिली थी उधर 2 डीएनए सैंपल मिले थे। एक शाकिब का होता है जिसने पहली बार उसे डुबाया था, दूसरा किसी लड़की का होता है जिसके ऊपर कभी वो शक जाए ना, उसके डीएनए के साथ मैच करने के लिए बोलती है जसप्रीत, और वो डीएनए 100% मैच भी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिसेस कॉलिज देश छोड़ के जा रही होती है और उनको एयरपोर्ट में पकड़ती है जसप्रीत। फिर आता है कन्फेशन का टाइम। वो बोलती है कि जब मेरा शादी दिलजीत से हुआ था तब से मेरे जीवन झंड हो चुका है, इंडिया से ले आके मुझे यूके पटक दिया, फिर इधर मैं नौकरानी बनी इसकी और इसकी माँ की, फिर एक बच्चा अडॉप्ट किया, वो मेरे मर्जी से नहीं था, इन दोनों को चाहिए था। पहले इसके बूढ़ी माँ को देखो, फिर इस बच्चे को, फिर वर को। मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था वो तो प्यार ढूंढता था उस म्यूजिक टीचर के पास, और जिस 6 साल के बच्चे के बात मैं कर रहा था ना, वो जब थोड़ा बड़ा हुआ मुझे अटेंशन देने लगा, भाभी भाभी पुकारता था और मेरे इर्द गिर्द घूमता था। मुझे लगा कोई तो मुझे अटेंशन दे रहा है, पर मर्दों वाली प्रॉब्लम, वो अपनी लाइन भूल जाते हैं। वो चाहता था कि वो मेरे साथ सोए, पर मेरी मर्जी नहीं थी, मैं सिर्फ चाहता था मेरे बातों पे वो नाचे। मैं दिलजीत को तकलीफ पहुंचाने के लिए इसको राजी कराया कि उसको मैं वो दूंगा जो वो चाहता है, इसके बदले इशप्रीत को उसे खत्म करना पड़ेगा। जब शाकिब ने पानी में डुबा के उसे छोड़ा था, उसको रास्ते में मिला था हार्दिक, और मौके का फायदा उठा के उसने उसको डुबा के मार दिया। पर उसको गिल्टी फील होने लगा कि उसने ये क्या कुछ कर दिया, मुझे बोलने लगा मेरे साथ भाग चलो। फिर मैंने बोला कि मेरे साथ जितना भी तुम्हारा रिश्ता है तुम खत्म कर दो। जब वो मना करा तब मैं नाटक करा कि उसने मेरी बलात्कार करने की कोशिश की, और तब गुस्से में दिलजीत ये सब कुछ देख लेता है और उसे मार देता है। मुझे पता था दिलजीत शॉर्ट टेम्पर्ड है। तब जसप्रीत को गुस्सा आता है, वो बोलता है हार्दिक और इशप्रीत दोनों ही बच्चे थे, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना था तो तुम दिलजीत पे निकालते। वो बोलती है आप समझे नहीं, मैंने गुस्सा उसके ऊपर ही निकाला, इशप्रीत को वो बहुत प्यार करता था, अगर वो मुझे वो प्यार देता जो मुझे चाहिए था तो कभी ये नौबत आता नहीं। वो बच्चे तो मर गए, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। इसे कस्टडी में ले लिया जाता है। तब वो जाता है दिलजीत से बात करने के लिए। दिलजीत बोलता है अगर शॉर्ट टेम्पर के चलते हुए मैं इसे भी मार देता तो अच्छा होता, बांझे वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसे रख के मैं क्या करूँ। और ये बात सुनने के बाद इशप्रीत उसे एक चाटा लगाता है। अगर आप इस मूवी की एक के बाद एक कड़ी जोड़ोगे आपको लगे कोई ना कोई अपने जगह जस्टिफाइड है। मुझे तो एक्सप्लेन करते टाइम ये लगा, पर कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बच्चों को मारना रिवेंज लेना ये सही है, मैं मूवी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जसप्रीत मानो अपने बच्चे के ट्रॉमा से धीरे धीरे उभरने लगी थी, और इसी के साथ बकिंघम मर्डर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।